Hello students, today we are going to start class 9th NCERT chapter 1st matter and surrounding, and our topic is evaporation. Today's our topic is evaporation. What is the evaporation? Do you know about the evaporation? When we fill water in a container and put in sunlight, then this water evaporate. This process is called evaporation. तो evaporation की जो प्रोसेस क्या होती है वो किस तरह से होती है, और evaporation जो होता है अपनी जो डेली लाइफ होती है, अपनी जो डेली लाइफ होती है उसमें evaporation हमको किस तरह से हेल्प करता है, इस चीज़ को यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स लिसन टू मी दैट व्हाट इज़ द evaporation. इवापोरेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी है, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर. जब लिक्विड जो होता है वो किसी भी टेम्परेचर पर, एनी टेम्परेचर पर वो वेपर में जब कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जो फिनोमेना होता है इसको क्या बोलते हैं, हम इवापोरेशन बोलते हैं. यू नो वेरी वेल दैट इवापोरेशन की जो प्रोसेस होती है वो हमारे फील्ड से, हमारे होम अप्लायंसेस से, और जो पॉन्ड्स होते हैं, कहीं भी वाटर फिल होता है वहाँ से हम देखते हैं कि आज वहाँ पर वाटर फिल है, लेकिन 2 दिन बाद वहाँ से पूरा वाटर वहाँ से एम्प्टी हो जाता है, पूरा पानी खाली हो जाता है. तो वेयर इज गॉन दिस वाटर? दिस वाटर इज इवापोरेटेड. ये वाटर क्या हो चुका है? इवापोरेटेड हो चुका है, इसकी वेपर बन चुकी है, और ये लिक्विड स्टेट से वेपर फेज में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर के अंदर स्प्रेड हो चुका है. ओके, तो इवापोरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें आपको मेनली जो ध्यान रखना है वो क्या है कि लिक्विड स्टेट से कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो वेपर फेज में चला जाता है किसी भी टेम्परेचर पर, तो उसे इवापोरेशन कहते हैं. ठीक है ना. इवापोरेशन की जो प्रोसेस होती है इसको अफेक्टिंग करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इवापोरेशन प्रोसेस को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनमें हमारा फर्स्ट फैक्टर यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया. इवापोरेशन की प्रोसेस में जब हम सरफेस एरिया को, जो भी सब्सटेंस का आपको एवापोरेशन कराना है तो उसके सरफेस एरिया को डिक्रीज और इंक्रीज कराने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको एक एक्टिविटी के थ्रू हम यहाँ पर समझते हैं. देखो, हमने एक बीकर लिया है और उस बीकर के अंदर वाटर को फिल कर दिया है. बीकर की शेप आप देखिए आराम से, बीकर की शेप छोटी है, और एक हमने चाइना डिश ली है जिसका जो फेस होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड है और इसका फेस कैसा होता है? स्मॉल होता है. अब इन दोनों में हमने वाटर को फिल कर दिया, दोनों के अंदर वाटर को फिल करके इसको हमने अपनी जो विंडो होती है ना, विंडो पे रख दिया, और विंडो पर पुट करने के बाद हम आफ्टर सम टाइम्स इसको ऑब्जर्व करने के लिए चाहते हैं. तो क्या देखते हो आप? व्हाट आर यू सीइंग? हम देखते हैं दैट द वाटर विच विल बी फिल इन बीकर इज इवापोरेटेड इन लेस अमाउंट, while water which fill in china dish is evaporated in much amount. बीकर के अंदर जो वाटर फिल किया गया था वो तो कम अमाउंट में इवापोरेटेड हो पाता है, और चाइना डिश के अंदर जो हमने वाटर को फिल किया था वो ज़्यादा अमाउंट में इवापोरेटेड होता है. अब यहाँ पर क्या कारण था? व्हाट इज़ द कॉज? क्या कारण था? यहाँ पर जो कॉज है, कारण है, वो क्या है? क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो छोटा है और इसका सरफेस एरिया है वो बड़ा है. तो जैसे जैसे आप सरफेस एरिया को इंक्रीज करते जाओगे, वेपर की जो फॉर्म होने की रेट है वो भी इंक्रीज होती चली जाती है. इसका एक दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं कि आप अपने जब क्लॉथ्स को हम वॉशिंग करते हैं, व्हेन वी वर वॉशिंग आवर क्लॉथ्स देन वी ड्राइंग इन सनलाइट.
सनलाइट में उनको ड्राइंग करने के लिए उनको हम डालते हैं। तो अगर आप क्लॉथ को इकट्ठा करके, जैसे आपने क्लॉथ को इस तरह से उसमें से पानी को बाहर निकाला है और उसको इसी तरह से आप क्लॉथ को पटक देते हो, और एक क्लॉथ लीजिए, एक कपड़ा लीजिए, आप उसको आप स्प्रेड कर दीजिए, स्प्रेड करके एक तार के ऊपर डाल दीजिए, तो कौन सा वाला जो आपका कपड़ा है वो जल्दी ड्राई होगा? जिसको आपने स्प्रेड कर दिया, यानी कि जिसका आपने सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया है वो जल्दी की जल्दी सूख जाएगा, और जिस कपड़े को आपने निचोड़ कर जैसे कि तैसे लटका दिया है वो देर से सूखता है। क्या कारण है? क्योंकि वहाँ पर आपने क्या बढ़ा दिया था? सरफेस एरिया बढ़ा दिया। सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स थे उस क्लॉथ के, वो सब के सब क्लॉथ्स के मॉलिक्यूल, क्लॉथ के अंदर के जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इवापोरेटेड हो जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। तो यहाँ पर हमने लिखा है इफ़ सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस। अगर आप सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हो तो इवापोरेशन की रेट भी इंक्रीज होती है। और इसके एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिखा है पुटिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड आउट देम। जब भी आप क्लॉथ्स को ड्राइंग करने के लिए पुट करते हो, रखते हो, तो आप उनको क्या करते हैं? फैला कर रखते हैं। तो फैला कर रखते हैं तो हम कपड़ों को फैला रहे हैं, इट मीन्स हम उस कपड़े का सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी उसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इवापोरेटेड हो जाए और वो क्लॉथ हमारा ड्राई हो जाए। क्लियर है? तो इवापोरेशन की जो रेट है सरफेस एरिया इंक्रीज करने पर इंक्रीज होती है, पहला फैक्टर हो गया। सेकंड फैक्टर है एन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इवापोरेशन की जो रेट है वो भी इंक्रीज होती है, क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है और वो काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं? वो वाइब्रेट होने लगते हैं और वाइब्रेट होकर वो मूवमेंट करने लग जाते हैं, और जब उन पर और ज़्यादा एनर्जी आ जाती है तो वो मूव करके उस क्लॉथ को या किसी भी जो सब्सटेंस है उसको छोड़कर ओपन एटमॉस्फेयर में आउट हो जाते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने नोट किया है विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट्स एनफ काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो सब के सब पार्टिकल जल्दी से जल्दी सून, वेरी सून उस एरिया से आउट हो जाएंगे। समझ में आ रही ना बात? उस एरिया से बाहर निकल जाएंगे और एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स को क्या मिल गई? काइनेटिक एनर्जी मिल गई, और वो तुरंत ही वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जैसे वेपर फेज में कन्वर्ट हुए वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है? टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। काइनेटिक एनर्जी मिलते ही वो जो पार्टिकल्स होते हैं वाइब्रेट होने लगते हैं। वाइब्रेट होने लगते हैं तो उनके अंदर मूवमेंट होता है, उनको एनर्जी आ जाती है। एनर्जी आते ही वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वेपर फेज में कन्वर्ट होकर वो उस एरिया को छोड़कर आउट हो जाते हैं। तो इवापोरेशन की जो रेट होती है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इंक्रीज होती है। क्लियर? टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होती है। इसका थर्ड वन फैक्टर इज ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तीसरा जो फैक्टर है इवापोरेशन की रेट को अफेक्ट करने वाला वो है ह्यूमिडिटी। ये ह्यूमिडिटी क्या होती है? देखो, आपका जो ये ओपन एटमॉस्फेयर है इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हमारा जो ओपन एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, मैं बता रहा हूँ आपको कि आपके सराउंडेड जो ओपन एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपर फेज में प्रेजेंट होते हैं।
क्लियर, समझ में आ रही है। वेपर फेज में होते हैं जिसको आप बोलते हो मॉइस्चर, क्या बोलते हैं हम उसको, मॉइस्चर। तो वही हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, उनको ही क्या बोलते हैं हम, ह्यूमिडिटी, उसको ही क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर बोलते हैं, ठीक है ना। अगर द एयर कैन नॉट होल्ड मोर अमाउंट ऑफ वाटर एट गिवन टेम्परेचर, तो देखो एक कंडीशन होती है, आपके सराउंडेड जो ओपन एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो एयर प्रेजेंट है वो एक सर्टेन कैपेसिटी तक ही वाटर वेपर्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको होल्ड कर सकती है। अगर ऑलरेडी वाटर वेपर्स एयर के अंदर मच अमाउंट में प्रेजेंट है तो अब आपकी जो वेपर बनने की जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो वेपर बनकर जो एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगी उन मॉलिक्यूल्स, उन वेपर मॉलिक्यूल्स को वहाँ पर रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी ना। समझ में आ रही बात। अगर एक रूम है और उस रूम के अंदर ऑलरेडी स्टूडेंट्स कंप्लीट सिट किए हुए हैं, बैठे हुए हैं उस क्लासरूम में, तो अब अगर उसके अंदर आप 10 स्टूडेंट्स को और अरेंज करना चाहते हैं तो वो किस तरह से जाएंगे, नहीं जा सकते ना। तो ठीक उसी प्रकार से जो आपके ऊपर एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है उस एयर के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, उसकी एक कंडीशन होती है कि वो कितने वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको होल्ड कर सकती है। अगर उससे मच अमाउंट में वाटर वेपर्स मॉलिक्यूल्स उसके अंदर पहुंचते हैं तो वो उनको होल्ड करने में अनकैपेबल होती है। इसलिए जो भी लिक्विड्स हैं उनकी वेपर बनने की जो प्रोसेस है वो उस सिचुएशन में डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे हमने नोट किया है, द एयर कैन नॉट होल्ड मोर अमाउंट ऑफ वाटर एट गिवन टेम्परेचर। हवा जो होती है वो दिए गए तापमान पर अधिक वाटर की अमाउंट को होल्ड नहीं कर सकती। इफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज ऑलरेडी हाई इन एयर देन द रेट ऑफ इवापोरेशन इज डिक्रीज। क्लियर? ऑलरेडी अगर एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट हैं तो आपके पास जो इवापोरेशन की रेट होगी वो कैसी हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? अब नेक्स्ट वन फैक्टर देखते हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ फैक्टर है वो क्या है? एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। जो विंड स्पीड है वो क्या इफेक्ट करती है इवापोरेशन पर? अगर तेज हवाएं चल रही हैं तो इवापोरेशन की रेट तेज होती है। अगर हवाएं विंड जो होती है वो उसकी स्पीड लो है तो इवापोरेशन की लो भी कम होती है, स्पीड भी। तो इसके लिए देखो एक एक्टिविटी बताता हूँ मैं आपको कि आप 2 चाइना डिश लीजिए और 2 चाइना डिश के अंदर सेम अमाउंट में सेम टेम्परेचर पर वाटर को फिल करके आप अपने विंडो पे रख दीजिए और एक चाइना डिश के सामने आप फैन को चला दीजिए। एक चाइना डिश के सामने तो हम फैन चला देते हैं और दूसरी चाइना डिश को एजिट कंडीशन में रखे रहने देते हैं। तो जिस चाइना डिश के सामने फैन चल रहा है वो पानी, वो जो वाटर है वो जल्दी इवापोरेट होता है और जो सिंपल सिचुएशन में रखी थी चाइना डिश उसका जो वाटर है वो देर से इवापोरेटेड होता है। इट मीन्स अगर विंड की स्पीड इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज होती है। और आप लोग ये भी देखते होंगे कि हम अपने लोकल होम्स में देखते हैं कि जब विंड की स्पीड ज़्यादा होती है तो हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं, लेकिन जब विंड नहीं होती है तो हमारे क्लॉथ जल्दी ड्राई नहीं होते हैं। समझ आ रही है बात? क्योंकि विंड के साथ साथ इवापोरेशन की रेट भी इंक्रीज होती है और विंड स्पीड कम होने पर इसकी रेट डिक्रीज होती है। यही हमने यहाँ पर नोट किया है। विद इंक्रीजिंग इन विंड स्पीड, हवा की स्पीड बढ़ने के साथ साथ द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद विंड।
तो पार्टिकल्स होते हैं जो वाटर वेपर के, वो हवा के साथ उड़कर दूर तक चले जाते हैं। जब हवा के साथ उड़कर दूर तक चले जाएंगे तो जैसे इस जगह पर मैं खड़ा हूं और विंड तेज होगी तो यहां जितने भी वाटर वेपर प्रेजेंट हैं वो विंड के साथ उड़कर दूर चले गए। अब ये वाला जो प्लेस है ये वाटर वेपर के लिए वैकेंट हो गया। अब आप इस जगह पर अगर कोई क्लॉथ रखते हो, कोई भी गीला कपड़ा रखते हो तो वो इजी वे में इवापोरेट होगा, उसके अंदर से वाटर होगा कि नहीं होगा। और अगर हवाएं धीमी चल रही हैं तो जो वाटर वेपर प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के अंदर वो हर जगह कैसी होती है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल रहती है। इक्वल जब रहती है तो वहाँ वाटर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, तो ह्यूमिडिटी रहती है उस जगह पर, और ह्यूमिडिटी के कारण वहाँ पर जो आपके क्लॉथ्स हैं वो जल्दी से ड्राई नहीं हो पाते हैं। क्लियर है ना। तो बच्चों आपने यहाँ पर इवापोरेशन को एक्सप्लेन किया है। इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन की जो रेट होती है उसको इफेक्टिंग करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ये फैक्टर्स हमने देखे हैं। पहला फैक्टर्स हमारा एन इंक्रीजिंग इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, जब आप कोई भी कंटेनर ले रहे हो उस कंटेनर का अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होती है। दूसरा इसमें जो फैक्टर था वो था इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। काइनेटिक एनर्जी को लेकर वो जल्दी से जल्दी इवापोरेट होने लगते हैं। और थर्ड है ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी अगर आपके एटमॉस्फेयर के अंदर अधिक अमाउंट में है तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा, और ह्यूमिडिटी बहुत कम है, डिक्रीजिंग है, ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होती है। क्लियर। और फोर्थ फैक्टर जो देखा था वो इंक्रीज इन विंड स्पीड। जैसे ही विंड स्पीड जो इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज होती है। क्लियर है ना। ठीक है ना। यहाँ इवापोरेशन के फैक्टर्स आपने नोट किए हैं और इवापोरेशन की डेफिनेशन नोट की है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। इवापोरेशन जो होता है वो ठंडा होने का कारण कैसे होता है। भाई इवापोरेशन की वजह से ठंड क्यों लगती है। जैसे आप अगर एक बहुत ही घने जो ट्री होता है, घना जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उसके नीचे आप जब खड़े हो जाते हो समर सीजन में, एक घने वृक्ष के नीचे जब हम खड़े हो जाते हैं तो हमको क्या कूलिंग फीलिंग होती है ना। कूलिंग फीलिंग होती है कि नहीं होती है, शीतलता अनुभव होती है कि नहीं होती है। तो उस पेड़ के नीचे होती है ना। क्यों होती है, क्योंकि उस जो ट्री होता है उस ट्री की जो लीव्स होती हैं उस लीव्स से ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस रेगुलर चलती रहती है, और ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस के थ्रू वो जो ट्री होता है वो अपनी लीव्स से वाटर वेपर्स को बाहर करता है, मूव करता है, मूव आउट इन एटमॉस्फेयर। और वहाँ पर जब वाटर वेपर आती हैं तो उन वाटर वेपर से जो उस ट्री के आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है दूर के टेम्परेचर से। जब उसके आसपास का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो आपको बजाय दूर के प्लेस से वो कैसा लगेगा, कूलिंग लगेगा। लगता है कि नहीं लगता है, समझ आ रही बात। और यही कारण होता है कि कूलर जो होता है आपका वो आपको कूल विंड प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। और यही रीज़न होता है कि आप जो मटका होता है मिट्टी से बना उसके अंदर पानी जो भरते हो तो वो ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है ठंडा, क्योंकि जैसे उसके अंदर आप वाटर को फिल करते हो तो जो मिट्टी जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं उन सॉइल पार्टिकल्स के बिटवीन एक हल्का सा गैप होता है, और उस हल्के से गैप से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कम आउट फ्रॉम द यूटेंसिल्स। उस पात्र से, उस मटके से वो वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर आते हैं, बहुत ही मिनट पोर्स होते हैं, और बाहर आकर वो जो ओपन एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसका ज़्यादा होता है, और जैसे उसे टकराते हैं तो वाटर वेपर फॉर्म होती है, और वाटर वेपर फॉर्म होने से उस मटके की जो आउटसाइड होती है वो कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और जब आउटसाइड ठंडी हो जाती है तो उसकी इनर साइड भी ठंडी होती है, जिससे वो जो उसके अंदर पानी भरा हुआ है वो कैसा महसूस होता है, हमको कूलिंग महसूस होता है। ठीक है। तो इवापोरेशन कूलिंग का कारण हो सकता है। उसके लिए हम और एक एग्जाम्पल आपको देते हैं कि जैसे एसीटोन या स्प्रिट,
स्प्रिट मीन्स आप नेल पॉलिश ले सकते हो। नेल पॉलिश को जब आप अपनी हथेली पर रखते हो, या स्प्रिट को आप हथेली पर रखते हो, एसीटोन को हथेली पर रखते हो, पेट्रोल को आप हथेली पर रखते हो, तो आपको कुछ देर बाद आपकी जो ये पाम होती है, ये हथेली जो होती है, ये कूल फील करती है, ठंडा महसूस करती है। क्यों महसूस करती है? क्योंकि जो भी एसीटोन, स्प्रिट, नेल पॉलिश इसके ऊपर आपने रखा है, वो क्या करती है कि वो नेल पॉलिश इस पाम के सराउंडिंग जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब होकर वो जो पेट्रोल, एसीटोन जो होता है वो इवापोरेट होता है, इवापोरेट होता है। और जब वो इवापोरेट होता है, आपको पता है ना, इवापोरेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी अगर बढ़ती है तो इवापोरेशन होता ही है। जैसे आप पेट्रोल को इसके ऊपर रखते हो तो पेट्रोल इवापोरेटेड होगा, तो उसको इवापोरेट होने के लिए अपनी आपकी जो पाम होती है इससे एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अब इससे जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो आपकी जो पाम होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो आउटर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से डिक्रीज हो जाता है। इसलिए आपको अपनी जो ये पाम होती है, ये जो हथेली होती है, ये कूल फील होती है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने देखा है इवापोरेशन, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इवापोरेशन, और इवापोरेशन ठंडा होने का कारण क्यों होता है। क्लियर? तो इवापोरेशन के इस टॉपिक को आप ठीक से चेक करो, और इसके सारे फैक्टर्स को आप अपने जो डेली लाइफ के डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स हैं उनसे हम अटैच करके देखते हैं, तो इजी वे में हम इनको समझ सकते हैं। ओके।